नमस्कार दोस्तों। तो आज जैसे कि हम पता है कि हम बात कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं कंप्लीट GS1 मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी हमारा चल रहा है सोसाइटी के PYQ और उसके स्टैटिक, यानी कि कंप्लीट GS1 करने की सोच रहे हैं, जिसके अंदर हमारा सोसाइटी 7 दिन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे विथ PYQ एंड स्टैटिक, जिसमें से हमने पहले टॉपिक पढ़ लिए थे कास्ट सिस्टम, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चंस, टॉलरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, सेकुलरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस, और आज जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंप्लीट PYQ ऑफ UPSC प्लस स्टैटिक पोर्शन प्लस निमोनिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, कि जो आपके आखिरी में जब एग्ज़ाम दे रहे हो आपको कुछ याद ना आ रहा हो, तो सिर्फ आपको एक निमोनिक्स से तो आपसे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि हाँ हमने कम्युनलिज्म में क्या पढ़ा था, रीजनलिज्म में क्या पढ़ा था। तो ये एक तरह से आखिरी पोर्शन रहेगा, लाइक कि सडनली आपके साथ हुआ होगा, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा कि आपने पढ़ा तो है बट आपके एक दिमाग में क्लिक नहीं हो पाता, तो उसके लिए एक छोटा सा निमोनिक भी मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर जो स्टडी होने वाली है होलिस्टिक होने वाली है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आ जाते हैं हमारे टॉपिक कम्युनलिज्म पे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि हम हर बार देखते हैं कि हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ना आए फिर भी बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि यही क्वेश्चन ढंग से एड्रेस करेंगे तभी हमको मार्क्स मिलेंगे, राइट। देखते हैं। कम्युनलिज्म इज आइदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डिप्राइवेशन, आर्ग्यू बाय गिविंग सुटेबल इलिस्ट्रेशंस। दोबारा पढ़ते हैं। कम्युनलिज्म अराइज आइदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल, जो कम्युनलिज्म है वो आता है, अराइज होता है या तो पावर स्ट्रगल से, यानी कि पावर की जद्दोजहद बोलते हैं जिसको, यानी कि पावर को लेने की वजह से, यानी कि पावर की भूख की वजह से, सिंपल शब्दों में बोल दूँ तो मैं, या फिर रिलेटिव डिप्राइवेशन, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल डिप्राइवेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन हो, राइट, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्राइवेशन हो, उससे आता है। तो हम बात करने वाले हैं कम्युनलिज्म की। तो पावर स्ट्रगल की हम जब बात करेंगे तो हम क्या क्या ध्यान में रखेंगे, एक बार हम इसका ओवरव्यू जनरेट कर लें। चलिए करते हैं ओवरव्यू से, इन द सेंस कि इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। कम्युनलिज्म आइदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और ड्यू टू रिलेटिव डिप्राइवेशन। तो मैंने तो कुछ बता दिया, पहले करते हैं पावर स्ट्रगल। पावर स्ट्रगल की बात जब हम करेंगे तो पावर स्ट्रगल कैसे अराइज होता है और कहाँ अराइज होता है। अगर हम पावर स्ट्रगल बात करें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, हिस्टोरिकल पास्ट में बात करें, तो हमें बात करेंगे कॉलोनियल टाइम में, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, हम इंडिपेंडेंस हमको नहीं मिली थी उस वक्त। जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। पावर स्ट्रगल यहाँ कहाँ था, यहाँ पर था पावर स्ट्रगल। पावर के पीछे कौन भाग रहा था, यहाँ भाग रहा था हमारा ब्रिटिश। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पर जब ब्रिटिश को पावर चाहिए थी, राइट। सेम दूसरी जगह हमारा क्या था, दूसरी जगह था हमारा डिवाइड एंड रूल। एग्जाम्पल में क्या था हमारा, ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पार्ट था। दूसरा जाता हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट, ताकि हिंदू एंड मुस्लिम में प्रॉब्लम आ सके, सेम एज ई कम्युनल अवार्ड जो ब्रिटिश लेके आया था हमारा 1932 के आसपास, राइट। तो इससे क्या था, हमारा ब्रिटिश चाह रहा था कि फ़ायदा ब्रिटिश को हो और हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से लड़ते रहें, राइट। सेम पावर स्ट्रगल। अभी तो हमने कॉलोनियल टाइम में देख लिया। अब दूसरी बात आते हैं। अब देखो जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आती है, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल के अंदर देखो, जहाँ पर भी पॉलिटिक्स आएगी, पॉलिटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंट वोट। तो पावर स्ट्रगल होता है बिकॉज ऑफ वोट बैंक। दूसरा पावर स्ट्रगल होता है बिकॉज ऑफ देयर, अब ये पावर स्ट्रगल पॉलिटिकल जो पावर स्ट्रगल है
पॉलिटिकल के अंदर वो चाहते हैं कि पॉलिटिकली पावर हों, के हाथ में पावर आए, तो ये वो क्या करेंगे, वोट बैंक बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे और क्या करेंगे, और वो करेंगे हमारे कैंडिडेट का सिलेक्शन उनके कास्ट बेसिस पे करेंगे, राइट। कैंडिडेट का सिलेक्शन को कास्ट बेसिस पे करेंगे। तो पॉलिटी के अंदर पावर स्ट्रगल है, शो करता है, कैसे शो होता है, वो होता है थ्रू वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, थ्रू रिलीजन बेस्ड सेंटिमेंट्स को इंसाइट करके और हमारा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को करके, राइट। इतना समझ में आया। फिर आता है हमारा, और क्या करते हैं वो यहाँ पर, वो क्या करते हैं, लोगों को पॉलिटिकली मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन करना, ताकि फिर दोबारा एक तरह से रैयत की प्रॉब्लम क्रिएट हो और वहीं पर कम्युनलिज्म हो और उनसे क्या हो, उनका वोट बैंक बढ़ जाए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो, उनका वोट बैंक बढ़ जाए, कैंडिडेट को कास्ट बेस के लिए करेंगे, उनको वोट बैंक बढ़ जाए, ये सारी चीज़ें। फिर वहीं पर आता हमारा पावर स्ट्रगल के अंदर आता है, वहीं पर आता अगर ये तो पॉलिटिकल हो गया, ये हिस्टोरिकल हो गया, सेम यहीं पर पावर स्ट्रगल में आता है एक वेलफेयरिस्ट कम्युनिज्म, यानी कि वेलफेयर। फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है, इस रीजन के अंदर इस वाले को वेलफेयर, इस वाले रीजन को पूरा वेलफेयर दे दिया, यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे दिए कुछ ना कुछ, और इस वाले रीजन को नहीं दिए, तो क्या होगा, एक तरह से यहाँ पर इंडिफरेंस क्रिएट होगा इन लोगों के लिए, और वहीं से जन्म लेगा हमारा रैयत, वहीं से जन्म लेगा हमारा कम्युनलिज्म। तो ये भी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जो मेन पकवान कौन खा जाएगा, पॉलिटिक्स, या जो भी इसको इंसाइट कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, बिकॉज ऑफ पावर, राइट। फिर चौथा जाता है हमारा यहीं पर, एक आता है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म किसे कहते हैं, कि सही इंफॉर्मेशन को ना दिखाना, आधा सच आधा झूठ, यहाँ पर प्रायोरिटी बेसिस पे हमारा न्यूज़ को दिखाना, इसको कहते हैं हम प्रायोरिटी सेंसेशनलिज्म, राइट, प्रायोरिटी सेंसेशनलिज्म। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पावर स्ट्रगल, हमने पढ़ा पॉलिटिकल अवेयरनेस, हमने पढ़ा वेलफेयर कम्युनलिज्म, हमने पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स पढ़े जो कि वोट बैंक के लिए रिलीजियन सेंटिमेंट्स को प्रमोट करते हैं, और हमारा कास्ट बेसिस को जो कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं द बेसिस ऑफ देयर कास्ट पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करते हैं, वेलफेयर कम्युनलिज्म और येलो जर्नलिज्म। ये तो बेसिक पॉइंट्स हैं, तीन यहाँ 3 4 5 6 7 8 इनफ पॉइंट्स हो गए। फिर भी और देखेंगे, जब हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें देखते हैं। तो पॉइंट जनरेट करने की कोशिश किया, यहाँ पर वही हमारा पास्ट से आया, फिर पॉलिटी इन द प्रेजेंट, फिर मीडिया। तो पावर जब भी हम देखेंगे तो पावर स्ट्रगल और रैयत या कम्युनलिज्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी हम देखोगे तो हमें 2-3 चीज़ों में ही दिखेगा, पॉलिटिक्स में दिखेगा, मीडिया में दिखेगा, या फिर किस में दिखेगा, या हिस्टोरिकल पास्ट में अगर हम देखना चाहेंगे तो उसमें दिखेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर ध्यान रखें तो पॉलिटिक्स का पार्ट ही है, तो आप सभी को पता है, आप तुरंत उसको रिकग्नाइज कर लेंगे कि हाँ कम्युनलिज्म है, पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल। इसका दूसरा भी पार्ट है, वो भी देखेंगे। दूसरा रिलेटिव डिप्राइवेशन। रिलेटिव डिप्राइवेशन कैसे, अब डिप्राइवेशन किस तरीके के होते हैं पहले वो देख लो। डिप्राइवेशन किस तरीके के हो सकते हैं, एक तो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, एक दूसरा पॉलिटिकल डिप्राइवेशन, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्राइवेशन, चौथा डिप्राइवेशन बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स का डिप्राइवेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, और यहीं पर एक तो सोशल डिप्राइवेशन। ठीक है, सोशल के अंदर आता हमारा एजुकेशन ना मिलना, ठीक है, इनइक्वालिटी होना, ये भी एक तरह से डिप्राइवेशन है। तो ये सब का डिप्राइवेशन होने की वजह से, कुछ कमी होने की वजह से ही कम्युनलिज्म होता है। कैसे होता है वो देखेंगे। अब आते हैं सीधा हम हमारे क्वेश्चंस पे। अब ये देखो, पावर स्ट्रगल हो गया, रिलेटिव डिप्राइवेशन हो गया। अब देखो इस डिप्राइवेशन को कम करने के लिए, इस पावर स्ट्रगल, इस डिप्राइवेशन को, रिलेटिव डिप्राइवेशन, पावर स्ट्रगल को कम करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड होगा, वो भी जानेंगे, राइट। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, समझ में आ गया। तो चलो कम्युनलिज्म होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी है इन विच द पीपल फॉलोज सेम रिलीजन, कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो। देखो कम्युनलिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जहाँ पर कुछ लोगों की, जिनका सेम रिलीजन होता है, जिनका सेम सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, और ये
कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट, ये जो कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट हैं वो दूसरे रिलीजन के इंटरेस्ट से भेद रखते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक तरह का टेंशन क्रिएट होता है, जो कि एक तरह से उसी को कहते हैं हम कम्युनलिज्म, और दोनों के बीच में क्रिएट करता है इनकम्पैटिबिलिटी, एंटोगनिस्ट एंड हॉस्टाइल नेचर। उसी को कहते हैं हम क्या, कम्युनलिज्म। दोबारा से जान लेते हैं क्या होता है। व्हाट इज कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म होता है जब वन ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम रिलीजन, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इंटरेस्ट विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सेक्युलर इंटरेस्ट create tension between amongst seen as hostility, incompatibility and agonistic nature of the people। इसको कहते हैं हम कम्युनलिज्म। कहना समझ में आया? नाउ या फिर एक और चीज और, कि जब आप एक कम्युनिटी से अटैचमेंट हो जाते हैं, लॉयल्टी टूवर्ड्स रिलीजन और इथनिक ग्राउंड रिजल्टेड इन एक्सट्रीम बिहेवियर और टूवर्ड्स अदर रेदर देन द सोसाइटी। जब आप किसी एक विचारधारा, किसी एक रिलीजन से आप लॉयल्टी कर लेते हैं बिना सोसाइटी के अगेंस्ट जाके, जिसकी वजह से आपका जो बिहेवियर हो जाता है वो वायलेंस की तरफ मूव करने लग जाता है, उसको भी कम्युनलिज्म कहते हैं। तो आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको ज़्यादा समझ में आए। आप इसको एग्जाम्पल के रूप में पास्ट हिंदू मुस्लिम से रिलेट करके आप इसको देख सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं थ्रू रैयत से कंपेयर करके, कितने सारे रैयत होंगे अभी पता चल जाएगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे। चलो पहला कम्युनलिज्म अराइज ड्यू टू द पावर स्ट्रगल। पावर इन पॉलिटिक्स कैसे? ट्रीटिंग कम्युनिटी एज वोट बैंक की तरह देखना, पढ़ लिया हमने। कम्युनिटी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना ड्यूरिंग द इलेक्शन, ठीक है। दूसरे रिलीजन यानी कि रिलीजियस बेस्ड हमारा वोट बैंक लेना, जैसे कि हमारा कुछ एग्जाम्पल की तरह एंटी सिख रिवोल्ट्स हुए थे, कश्मीरी पंडित, गुजरात राइट्स, मुजफ्फरनगर वायलेंस 2013, ये सब एग्जाम्पल आ गए। कॉलोनिज्म के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, डिवाइड एंड रूल हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट आया, फिर आता हमारा कम्युनल अवार्ड आया। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन गेटिंग अथॉरिटी, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन द्वारा किया गया, जिसे हमारा मैनिपुलेट करते हैं सेंटिमेंट्स को और ऑटोनॉमी को गेन करते हैं, जिसे इसी के अंदर आ जाती है हमारी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैनिपुलेशन थ्रू हेट स्पीच भी होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन द हेट स्पीच, राइट, एग्जाम्पल के थ्रू। क्रिएटिंग ऑफ कम्युनल आइडेंटिटी बनाना, फॉर्मेशन ऑफ रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टी बना देना। तो अगर रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे तो आपको वोट किसके बेसिस पे आएंगे? रिलीजन के बेसिस पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास्ट में AIML थी, उसके अंदर सारे वोट किसको ज़्यादा मैक्सिमम जाते थे? ऑब्वियस बात है मुस्लिम को जाते थे, जैसे रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी आती है हमारी शिवसेना, ठीक। फिर आता हमारा स्ट्रगल फॉर लिमिटेड रिसोर्स। अगर एक ही सेब है, खाने वाले 100 हैं, तो भाई इसकी सेब के लिए लड़ाई होगी नहीं होगी? लिमिटेड रिसोर्स हैं, सब भूखे हैं, तो स्ट्रगल फॉर द शेयर ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, पासिंग अथॉरिटी ओवर द लिमिटेड रिसोर्स। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर अथॉरिटी के लिए क्या होती है? हमारी कम्युनलिज्म होती है। सेम और उस रिसोर्सेज को शेयर नहीं करना चाहती है, फॉरबिड फॉर शेयरिंग, ठीक। सेम फॉर एग्जांपल स्लोगन पाकिस्तान इज़ फॉर मुस्लिम, जो पाकिस्तान है वो मुस्लिमों का है, इसलिए वहाँ हिंदुओं की जो कंडीशन है वो आप सभी को पता ही है। एग्जाम्पल और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रियल सिस्टम, कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। जैसे 1990 के अंदर यूपी के अंदर हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, क्रिएट रैयत, और वहाँ पर जो फ़ायदा मिला वो पॉलिटिकली लोगों को फ़ायदा मिला। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इफ्तर करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म हमने पढ़ ही लिया है, वेलफेयर कम्युनलिज्म कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा वेलफेयर देके दूसरे को ना देना क्रिएट करता है इंडिफरेंस बिटवीन बोथ द कम्युनिटी, जिसकी वजह से कम्युनलिज्म का एक तरह से सीड पैदा होता है। दूसरा येलो जर्नलिज्म अभी बता दिया कि प्रायोरिटाइज करना अपनी न्यूज़ को, न्यूज़ रिपोर्टिंग को, उसको कहते हैं हम येलो जर्नलिज्म। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ रिलेटिव डिप्राइवेशन कैन कॉज कम्युनलिज्म। कैसे? रिलेटिव डिप्राइवेशन इज़ अ रीज़न फॉर कम्युनलिज्म। कैसे है? जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक डिप्राइवेशन,
और यहाँ पर एग्जांपल बात करें, एज पर द SSO जो लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो मुस्लिम्स की डजंट शो एनी इम्प्रूवमेंट डिस्पाइट इंडिया एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट। एजुकेशन डिप्राइवेशन, एजुकेशन ना मिलना, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काम नहीं मिलता है, उनकी इनकम जनरेट नहीं होती है, जिसकी वजह से पोवर्टी का इशू पैदा होता है और जिसकी वजह से लोगों के बीच में सोशल कोहेजन का बैलेंस कम होता है, बैलेंस नहीं बन पाता और एक दूसरे के लिए वो इंडिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जलना शुरू कर देते हैं। फिर आता हमारा पॉलिटिकल डिप्राइवेशन। पॉलिटिकल डिप्राइवेशन होता है फॉर एग्जांपल कि 2024 के अंदर मुस्लिम्स की केवल 5% ही सीट थी लोकसभा के अंदर। ये शोज देता हाईली डिप्राइवेशन इन द लोकसभा सीट्स और पॉलिटिकल डिप्राइवेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्राइवेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी को दिखाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्राइवेशन विच इज शोज इन द स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट। एंटी सोशल मोटिवेशन, एंटी सोशल मोटिवेशन जैसे कि डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद in Ayodhya 1992, one of the bestest example shows the anti-social motivation can, how anti-social motivation can promote communalism. Same deprivation on the basis of human rights, जब human rights ना मिलना, चाहे वो बेसिक एजुकेशन क्यों ना हो, पुअर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, जब जस्टिस डिलीवरी बहुत स्लो हो, ठीक, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब डिप्राइवेशन होता है वो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म के सीड्स को बढ़ते देता है, राइट। मुस्लिम स्लम्स लैकिंग ऑफ बेसिक फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट डिस्पोजल्स, वन ऑफ द एग्जांपल आप याद कर सकते हैं। नाउ फिर आता है हमारा, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5। नाउ दिस इज इनसाइडर एंड आउटसाइडर, इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर। डिप्राइवेशन ऑफ नेटिव ग्रुप्स फॉर एग्जांपल जैसे कि आसामीज़ और नॉन आसामीज़, गुरखाज और बांग्लादेशीज़। जैसे कि रेफ्यूजी भी डिप्राइवेशन होना, जिसकी वजह से रिसोर्सेज के लिए कहीं ना कहीं फाइट होती है और कम्युनलिज्म का रूप ले लेती है। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर पावर स्ट्रगल के लिए पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए कम्युनलिज्म करवाए जा रहे हैं, जहाँ पर डिप्राइवेशन की वजह से लोगों के बीच में सोशल कोहेजन नहीं हो रहा है, टॉलरेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है और हार्मनी मेंटेन नहीं हो पा रही है, दोनों के बीच में इंडिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ऐसे सिचुएशन के अंदर जहाँ पर रेफ्यूजी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इन सब में जो कम्युनलिज्म है उसके लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, वो हम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्क्लूजन, इन द फॉर्म ऑफ वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ज़रूर लिख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम ऐसे सिचुएशन के, हम कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम इनसे क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। देखो, इन सारी डिप्राइवेशन को, ये जो डिप्राइवेशन है इसके लिए क्या काम हम कर दें, हम इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा, हम इकोनॉमिक इंक्लूजन करें लोगों का, हम बेहतर से बेहतर एजुकेशन दें लोगों को, हम इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करें, राइट। हम जो मीडिया है, मीडिया जो कि हमारा, मीडिया के ऊपर क्वेश्चन था ना कि हमारा येलो जर्नलिज्म जो हो रहा है, ऐसे मीडिया जो हमारा लोगों को रेडिकलाइज कर रही है उसके ऊपर उनके चैनल डिलीट करवाएं, चाहे आपको मीडिया से रिलेटेड सिर्फ न्यूज़ मीडिया नहीं होती, इट्स रिलेटेड ऑल्सो टू सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप सभी को बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखें, राइट। देखते हैं, चलो सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस, कम्युनिटी पुलिसिंग और सोशल ट्रस्ट को मेंटेन रखें, सोशल कोहेजन बनाएं, जैसे जहाँ पर हमारा आएगा हमारा सुरक्षा प्रोजेक्ट इन केरला, और जहाँ पर आता है हमारा जन्मातरी सुरक्षा प्रोजेक्ट मॉडल इन केरला, कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल, एक तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल है केरला के अंदर। सेम इकोनॉमिक इंक्लूजन होना थ्रू स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स, मुद्रा योजना स्कीम्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, राइट। सेम सोशल इंक्लूजन करना, जैसे पॉवर्टी, एजुकेशन और हमारा फीलिंग जो डिप्राइवेशन करे उनको इम्पैक्ट करेगा। लीगल मेजर लेना, जहाँ पर हमारा इंक्लूड कर लो फ्री लीगल एड, जिससे हमारा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो बिकॉज ऑफ जस्टिस टाइम पर मिले। कर्ब मीडिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो। एग्जांपल के अंदर आया था हमारा नई मंजिल एंड रोशनी इज़ हमारा इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी, कम्युनिटी एंड वीकर सेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को बढ़ाने के लिए हमारा नई मंजिल एंड रोशनी आया।
ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए आरटीआई एक्ट आया। कल्चर एक्सचेंज और कोहेजन को मेंटेन करने के लिए मेरे घर आके तो देख इनिशिएटिव लीड्स टू सोशल कोहेजन अमंग द कम्युनिटीज़। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म है ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो कि इन्फ्लुएंस होता है थ्रू वेरियस सोशल इकोनॉमिक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल कल्चर फैक्टर की वजह से, जिसके लिए हमको कुछ चाहिए शॉर्ट टर्म मेजर्स और कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स, ताकि लोगों के बीच में हारमोनी मेंटेन रहे और सॉलिडारिटी मेंटेन रहे। राइट, सेम वही सिंपल कंक्लूजन जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि एक तो आप कंक्लूजन आप यहाँ से सॉल्यूशन वाइज वे फॉरवर्ड में से दे दो, दूसरा अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से दे दो। राइट, अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस एक क्वेश्चन से सारे एड्रेस हो जाएंगे, जैसे कम्युनलिज्म इन इंडिया फ्यूल्ड बाय सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी। डिस्कस। अब देखो भाई, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारे पॉइंट्स पॉलिटिक्स के आ जाएंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड पॉलिटिकल मैनिपुलेशन आ जाएगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कम्युनल आइडेंटिटी आएगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स पॉलिटिक्स से आ जाएंगे, तो ऑलरेडी कवर हो गया। डेफिनेशन आपकी यहाँ से कवर होगी, पॉलिटिक्स आपके यहाँ से कवर हो गया। दूसरा पार्ट देख लेते हैं सोशो इकोनॉमिक। अब सोशो इकोनॉमिक से हमारा यहाँ पर हमने सोशल भी पढ़ लिया, इकोनॉमिक पढ़ लिया, जहाँ पर हमारा एजुकेशन भी आ गया, हेल्थ भी आ गया, दिस इज ऑल इज सोशल इकोनॉमिक के अंदर इकोनॉमिक डेप्रिवेशन भी आ गया। राइट, फिर आता हमारा व्हाट आर द फैक्टर्स एडिंग कम्युनलिज्म इन इंडिया, गिव सम शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म मेजर्स टू कर्ब इट। अब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन में। टू रूट आउट द कम्युनलिज्म कम्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल एंड इंडियन एक्सप्लेन। तो हिस्टोरिकल रूट हमने कम्युनलिज्म वाला देखा था। हिस्टोरिकल रूट कम्युनलिज्म के कहाँ थे, जब हमारा इंडिया कॉलोनिज्म के टाइम पर हम इसके कम्युनलिज्म के रूट देख लेंगे, जहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेपरेट इलेक्टोरेट, और जहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी के अंदर एज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की तरफ ब्रिटिश ने एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करी, वो सारे एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाएंगे। फिर आता हमारा व्हाट आर द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ कम्युनलिज्म, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड पॉवर्टी, वही सेम लिखना है जो कि हमने यहाँ पर पूरा किया। तो एक क्वेश्चन करने से हमारे इतने सारे क्वेश्चन एड्रेस होते हैं, बट पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। तो यहाँ ध्यान देना है, जहाँ पर भी तो कम्युनलिज्म, जहाँ पर भी हमारा पॉलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, पॉलिटी से रिलेटेड पावर स्ट्रगल आ जाए, वो कर लेंगे। जहाँ पर भी हमारा सोशल इकोनॉमिक आ जाए, हमारा डिप्राइवेशन से लेकर, तो वो कर लेंगे। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने तो यहाँ पर आपको पढ़ाई नहीं, व्हाट आर द कॉज ऑफ कम्युनलिज्म, क्वेश्चन तो कुछ और था। अब आप कॉज नहीं बता सकते। पहला कॉज ऑफ कम्युनलिज्म, क्वेश्चन को याद कर लो, पहला पावर स्ट्रगल, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, फिर हिस्टोरिकल पास्ट, फिर आता हमारा डिप्राइवेशन, इसके अंदर इतने सारे डिप्राइवेशन लिख दो। फिर दूसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, फिर आता हमारा मीडिया का रोल आ जाएगा इसके अंदर, फिर आता हमारा सोशो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, तो हो गया। तो कितना सारे पॉइंट्स एक बार में बन गए। अगर फिर देखो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं से एक तरह से कॉज ही है कम्युनलिज्म का, तो पॉइंट ही चाहिए ही क्यों हमको कॉज के लिए। दूसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको कुछ याद नहीं रहा, तो क्या करो आप कि कम्युनलिज्म की डेफिनेशन के लिए आपको कुछ याद नहीं है, कि बस डेफिनेशन याद है कि हाँ, एक कम्युनिटी अपनी चीज़ों को अपना रही है, दूसरी कम्युनिटी अपनी चीज़ों को अपना रही है, और दोनों की थॉट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल कोहेजन और हार्मनी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। बस इतना पता है आपको, तो आपने वो तो लिख दिया डेफिनेशन, और आपको कम्युनलिज्म के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपके बोलो सिर्फ एक चीज़ याद कर लो, HISTORI से हिस्टोरिक। ठीक है, हिस्टोरिक, जिसके अंदर पहले पे आ जाता हमारा कोई भी हिस्टोरिकल लेगेसी। हिस्ट्री से याद करेंगे तो हमारी हिस्ट्री के अंदर लेगेसी आ जाएगी, हमारा ब्रिटिश वाला। यहाँ पर हमारा कम्युनल अवार्ड, ऐसे तो है नहीं कि आपने पढ़ा और कुछ याद ही नहीं रहा। ठीक है, कम्युनल अवार्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट, और हमारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल, सीधा डायरेक्ट याद आ जाएगा। फिर आई से क्या हो जाता है हमारा इनइक्वालिटी। ठीक है, फिर आता हमारा एस से आता हमारा सोशो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, टी से आता हमारा टारगेट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जहाँ पर पॉलिटी आ जाएगा, पॉलिटी के अंदर तो हमारे बहुत सारे जाएंगे, यहाँ पर वोट बैंक पे जाएगा हमारा वोट बैंक आ जाएगा, हमारा रिलीजियस बेस हो जाएगा, हमारा रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी, हमारा कास्ट पे हो जाएगा। फिर आता हमारा यहीं पर आता हमारा पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो जाएगा, कितनी सारी चीज़ें जाएंगी। फिर वहीं पर आ जाता है हमारा, यहाँ पर आता हमारा ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस होती है, तभी हमारा कम्युनलिज्म होगा। यहाँ पर आता हमारा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होना। फिर आता हमारा आई से होता हमारा इलिटरेसी, जब आपको पता ही नहीं है, या एजुकेशन की प्रॉब्लम होना, इलिटरेट होना। फिर आता हमारा सी से कम्युनल प्रोपेगेंडा। तो एक शब्द याद रख लो, कम्युनल प्रोपेगेंडा, ये याद रख लो, आपका ये भी क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, इसके कॉजेज भी पूरे हो जाएंगे। तो देखो, अब देखो कम्युनलिज्म होने की वजह से
कम्युनलिज्म होने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे? ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर बीच में रैयत होती है तो क्या प्रॉब्लम? पुरानी रैयत नहीं देखें, गुजरात में देखे, हमारा मुजफ्फरनगर में देखे, यूपी में कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या प्रॉब्लम? क्या हुआ? हमारा सोशल डिसहार्मनी हुई, राइट, इकोनॉमी लॉस हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, और क्या हुआ? डैमेज टू डेवलपमेंट। जहाँ पर ये चीज़ हुआ वहाँ पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट रुक गया कुछ टाइम के लिए, 144 लग गई। तो ये क्या है हमारा? ये तो आपने एक क्वेश्चन किया, आपने एक क्वेश्चन से इतने सारे आंसर कर लिए बिकॉज ऑफ कि आपने माइंड खुला रखा है पढ़ने के समय, राइट। चलो सारे, अब हमारा जो कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म से रिलेटेड सिर्फ एक पार्ट रह रहा है, ये रहा, कि अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या होंगे और लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या होंगे। शॉर्ट टर्म कम्युनलिज्म को टैकल करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या है? कि शॉर्ट टर्म मेजर है कि भाई लोगों के अंदर सॉलिडारिटी आए, लोगों के अंदर टॉलरेंस पैदा करें, कोशिश करें सोशल मीडिया को कर्व करने की, रोकने की, पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ना करें कि वो रिलीजियस बेस पे कुछ ना कुछ, या इलेक्शन के मोटिवेशन से या वोट बैंक के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट पास करते रहें जिससे इंसाइटमेंट क्रिएट हो जाए। इसके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाए, और इंटर रिलीजियस मैरिज को प्रमोट करें, स्ट्रिक्ट एक्शन लें अगेंस्ट मॉब लिंचिंग और रियल्स, यूज़ ऑफ मीडिया फाइल्स एंड मूवीज़, मतलब मीडिया का यूज़ करें, ठीक है, मूवीज़ का यूज़ करें, स्ट्रिक्ट एक्शन लें। जैसे कि नायक, आप अगर मूवी से अगर समझ में नहीं आ रहा कि मूवी से कैसे हो सकता है, नायक मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें कैसे सीएम बना था, वनडे सीएम, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हैं वहाँ पर बहुत सही रोल आया था, हाउ पॉलिटिक्स कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कम्युनलिज्म टू देयर वोट बैंक, फॉर देयर वोट बैंक। अब लॉन्ग टर्मिज्म्स के लिए तो आप डेप्राइवेशन को हटा सकते हैं कि एजुकेशन बेहतर कर सकते हैं, एक स्ट्रिंजेंट लॉ बना सकते हैं, एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेके आ सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ सकते हैं, प्रमोट सेकुलरिज्म विदाउट डिस्ट्रॉय द कल्चर डाइवर्सिटी, राइट। अब देखो, अब यही क्वेश्चन आ जाता है दूसरा कि कम्युनलिज्म को यूनिफॉर्म सिविल कोड से कनेक्ट करना है हमें, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से कि कम्युनिज्म क्रिएट हो सकता है, वाइल fear it may lead to religious communalism in India. While some argue that uniform civil code could be a possible solution to end communalism, while others fear it may lead to religious communalism. देखो दोनों है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या था, न्यूज़ में था, एग्जाम में आया फिलहाल, अभी तक तो नहीं आया, पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और क्या सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पूछेंगे कि हाँ वो सही है, नहीं है, कैसा है? डेफिनेटली नॉट। जैसे यूपीएससी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमेशा उसको अटैच करके क्वेश्चन पूछेगा। सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्वेश्चन क्या पॉलिटी में आ सकता है? हाँ जी, डेफिनेटली आ सकता है। तो जब मैं आपको GS2 करवाऊंगा, सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्वेश्चन आएगा, और कहाँ पर आएगा? पॉलिटी के अंदर आएगा, राइट। तो GS1 के अंदर हमने इसको कम्युनलिज्म से सोच कर बनाया, सेम वही चीज़ हमारा पॉलिटी के अंदर किससे रिलेटेड होकर आएगा? पॉलिटी से रिलेटेड होकर आएगा, जहाँ पर उसमें ARC की रिपोर्ट्स आएंगी कि कैसे ARC की रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशन है, क्या नहीं है, राइट। तो पढ़ लेते हैं दोबारा क्वेश्चन कि कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉसिबल सॉल्यूशन है कम्युनलिज्म का। तो एक पॉइंट तो ये बन जाएगा कि एक हेडिंग बन जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड कम्युनलिज्म, वाइल अदर फियर्स इट मे बी लीड टू रिलीजियस कम्युनलिज्म इन इंडिया। दूसरी क्या बन जाएगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लीड्स टू रिलीजियस कम्युनलिज्म को प्रमोट करेगा। अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक्चुअल में मतलब ही क्या है, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। यूनिफॉर्म होना। अब देखो इसका सीधा का सीधा इंट्रो कैसे बनेगा? इंट्रो सिंपल बन जाएगा उसके आर्टिकल से। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के आर्टिकल 44 के अंदर आता है। रिसेंटली यूके उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। आपने इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस भी दे दिया और करंट बेसिस भी दे दिया इंट्रो में। दूसरा, कम्युनलिज्म कैसे क्रिएट, यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म वर्ड से ही आता है कि यूनिफॉर्म देयर लॉ। जो यूनिफॉर्म लॉ होगा तो एक तरह से क्या होगी, हमारा सभी के लिए समान लॉ होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी की बात होगी, एक यूनिटी की बात होगी, राइट। यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जहाँ पर सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ऑल रिलीजन्स आर कम्युनिटी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। पोटेंशियल ऑफ मिनिमाइजिंग टेंशन, एलिमिनेट कर देगा डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन को। रिलीजन के बेस पे ऑब्वियस जब सबके रिलीजन के लिए सेम चीज़ होगी तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होगा। दूसरा, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेगा यानी कि इम्पार्शन टू ऑल रिलीजन। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट सभी के लिए समान अंतर पर
किसी के भी फेवर में नहीं रहेगी, किसी भी रिलीजन के, राइट। प्रमोट करेगा इम्पार्शियल टू ऑल रिलीजन, यानी कि गवर्नमेंट सिमिलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द रिलीजन, उसको सेकुलरिज्म कहते हैं। मॉडर्नाइजेशन, रिमूव सोशल इवल्स को हटेगा। ऑब्वियसली बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो सोशल इवल्स हैं, जैसे कि हमारा चाइल्ड मैरिज होगा, जैसे कि हमारा ट्रिपल तलाक हट जाएगा, तो ये भी एक बेनिफिट्स है जो कि हमारा इक्वालिटी को, जस्टिस को अपहोल्ड करेगा। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन को ख़त्म कर देगा, जहाँ पर पॉलिटी के यूज़ करके यहाँ पर रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स बनती है और वहाँ पर लोगों को कम्युनलिज्म के लिए इंसाइट किया जाता है, वो क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो नेशनल यूनिटी का तो अब मैंने बता दिया। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो क्या होगा, हमारा नेशनल यूनिटी होगा, और क्या होगा, रिलीजियस बेस पे कम्युनलिज्म नहीं हो पाएगी। दूसरा, इनजस्टिस हट जाएगा, सोशल इवल्स हट जाएंगी, सेकुलरिज्म प्रमोट होगा, और क्या, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होगी, किसकी, हमारे सभी के लिए इक्वल लॉज होंगे, जिसकी वजह से ये एक सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट करेगा, सभी के लिए इक्वल राइट्स। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा कम्युनलिज्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड करेगा कम्युनलिज्म को। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लीड्स टू रिलीजियस कम्युनलिज्म। अब देखो, जब यहाँ पर कम्युनलिज्म की बात करेगी तो यहाँ पर हमारा एक तर्क ये भी हो सकता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सभी के प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस के लिए बोलता है, तो सभी को इक्वली अपने कस्टम्स बिलीव्स को प्रमोट करने की बात करता है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर लोग अपने कस्टम्स बिलीफ को कैसे गिव अप करेंगे, वो कहीं ना कहीं इंसाइट करेगा कम्युनलिज्म की तौर के ऊपर ही। कुछ का मानना ये भी है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कहीं ना कहीं एक तरह से थोपा जा रहा है उनके ऊपर। तो यहाँ पर जो कल्चर है, जब उनका खुद का कल्चर खत्म हो जाएगा तो एक तरह से क्रिएट करेगा कल्चर ह्यूमनाइजेशन की सिचुएशन को, जहाँ पर मैरिज ट्रेडिशन एक मेजर इशू और कॉन्फ्लिक्ट का, कस्टम्स नॉर्म्स एक मेजर इशू और कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बनेंगे। यहाँ पर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होगी, जैसे कि हमेशा होती है। यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि वन साइज फिट फॉर ऑल, ना कि टेलर्ड अप्रोच के ना होने के बजाय वन साइड फिट फॉर ऑल की बात कही जा रही है। यहाँ पर बात करी जा रही है प्रिसीव्ड मेजॉरिटिज्म को, जैसा भी मैंने बताया कि जो कुछ का मानना है कि ये जो मेजॉरिटी है उनके बेसिस पर ही लॉ बना दिया जाएगा। दूसरा, रेजिस्टेंस फ्रॉम रिलीजियस लीडर, जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कम्युनलिज्म को प्रमोट करेगा। तो कंक्लूजन में हम वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन की तरफ को हम क्या बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है ऑल इंडिया के अंदर हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, वो कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन की वजह से नहीं है, क्योंकि लॉ कमीशन बोलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्लूरैलिटी को इंपॉर्टेंस देता है, मल्टीकल्चरिज्म को प्रमोट देता है, और ये हाँ हम मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है हमारे इनइक्वालिटी को, हमारा सोशल इवल्स को हटाएगा, बट साथ ही साथ प्रेजेंट सिचुएशन में वही कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को भी क्रिएट करेगा। मगर हमको एज अ बैलेंस अप्रोच मानते हुए हमको कोशिश करना है कि ये सबसे ज़्यादा धीरे धीरे अपनाया जाए, इसके जागरूक किया जाए और एक्सेप्टेंस बढ़ाई जाए रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, तभी ये बेहतर बन सकता है, राइट। ऐसे करके आप इसका कंक्लूजन दे सकते हैं, थ्रू वे फॉरवर्ड भी दे सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम रीजनलिज्म की, कि रीजनलिज्म क्या है और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम रीजनलिज्म देख लेते हैं कि रीजनलिज्म होता क्या है, फिर क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। व्हाट इज रीजनल, रीजनलिज्म क्या है। रीजनलिज्म किसी भी होमोजीनियस एरिया के अंदर, किसी भी होमोजीनियस एरिया के अंदर, जिसके अंदर जो इस एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं, स्पीक देयर गिवन लैंग्वेज, प्रैक्टिस कॉमन कल्चर, शेयर कॉमन हिस्ट्री, डिस्टिंक्ट फूड हैबिट्स, वियर सर्टेन क्लोथ्स, रिजल्टेड इन सेंस ऑफ टुगेदरनेस फॉलोड बाय मास, जो कि जहाँ पर जिस एरिया के अंदर लोग रहते हैं वो पूरा रहते हैं, वो फॉलो करते हैं, उसी को कहते हैं हम रीजनलिज्म। समझ में आया कि ये वो रीजन होता है, ये एक होमोजीनियस रीजन होता है जो कि अलग होता है अपने नियर बाय रीजन से, या डिस्टिंक्ट रीजन से अलग होता है, जिसके अंदर कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री और शेयर्ड फूड हैबिट्स, वेयरिंग सर्टेन क्लोथ्स एंड हैविंग अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस, हैविंग अ सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, उसी को कहते हैं रीजनलिज्म। समझ में क्या होता है रीजनलिज्म, चलो। या फिर रीजनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी है इन विच देर इज एक्सेसिव अटैचमेंट होना और पॉलिटिकल एफिनिटी होना टू अ पर्टिकुलर रीजन एज अगेंस्ट कंट्री एज अ होल,
क्या कि रीजनलिज्म होता है कि किसी भी रीजनलिज्म होता है अपनी आइडियोलॉजी से एक्सेसिव अटैचमेंट हो जाना, पॉलिटिकल एफिनिटी हो जाना, जो कि कहीं ना कहीं अगेंस्ट होता है हमारा कंट्री एज अ होल, या हमारी नेशनल आइडेंटिटी के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसको हम कहते हैं रीजनलिज्म। समझ में आया क्या होता है रीजनलिज्म? अब आता है हमारा क्वेश्चन के ऊपर। डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चर एजर्टिवनेस? क्या आप एग्री करते हो कि जो भारत के अंदर रीजनलिज्म है वो कल्चर एजर्टिवनेस के कारण है? नाउ व्हाट इज कल्चर एजर्टिवनेस? कल्चर एजर्टिवनेस, कल्चर एजर्टिवनेस होता है जब कोई स्पेसिफिक ग्रुप जिसका यूनिक कल्चर या फिर ट्रेड्स हो, लाइक लैंग्वेज, तमिलनाडु का एग्जांपल लो, रिलीजन, हेरिटेज, जो कि डिफरेंट हो मेन स्ट्रीम से, उसी को कहते हैं हम कहीं ना कहीं कल्चर एजर्टिवनेस। सिमिलरली जब जब कल्चर कल्चर एजर्टिवनेस, जब कोई भी किसी भी रीजन के अंदर रहने वाले लोगों का जो कल्चर ट्रेड्स है और वो प्रमोट कर रहा है अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को, रीजन को, हेरिटेज को, रिलीजन को, ठीक, उसी को कहते हैं हम कल्चर एजर्टिवनेस। और क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कल्चर एजर्टिवनेस क्या रीजनलिज्म को बढ़ावा दे रही हैं? बताओ। राइट? क्या आप इससे एग्री करते हो? एक्सप्लेन करो। चलिए, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। चलो करते हैं। रीजनलिज्म इन इंडिया ड्यू टू राइजिंग कल्चर एजर्टिवनेस। इथनिक रीजनलिज्म, इथनिक रीजनलिज्म कहाँ पर पाया जाता है? हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, जहाँ पर इथनिसिटी के बिहाफ पर आपको नेशनल आइडेंटिटी से दूर हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेती एंड कुकी वायलेंस, आपने पता होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेती एंड कुकी वायलेंस, जहाँ पर हमारा involves assertion not only the smaller or less dominant group, also the politically and culturally dominant group। ये क्या है? हमारा कुकी और मैती पॉलिटिकली और कल्चर डोमिनेटेड ग्रुप है। दूसरा आता है हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे, फेस कल्चर एजर्टिवनेस लाइक झारखंड, तेलंगाना, बॉडोलैंड, गोरखालैंड। फियर ऑफ मेजॉरिटिनिज्म, कि उनको फियर है कि वो मेजॉरिटी की वजह से फियर है कि उनका लोकल कल्चर तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। इसके अंदर हमारा तमिलनाडु है या फिर साउदर्न स्टेट के जो भी आते हैं उसकी बात करते हैं। रीजनलिज्म इज सीन वेयर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल सेलिब्रेट पर्टिकुलर फेस्टिवल्स यूनिक कल्चर आइडेंटिटी। कि रीजनलिज्म यहाँ पर भी शो होता है कि सेलिब्रेटिंग, जैसे आपने बताया ना, हमारे डिफरेंट कस्टम को भी उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करना। सेम ऐसे डिफरेंट कल्चर आइडेंटिटी या फिर पर्टिकुलर फेस्टिवल से रिलेटेड, लाइक गणपति फेस्टिवल इन द महाराष्ट्र भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, सम लीड्स टू एजर्शन ऑन रीजनलिज्म, डिमांड्स ऑफ खालिस्तान फॉर सिखिज्म। जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं वो क्या किसकी डिमांड कर रहे हैं? खालिस्तान की, सिखिज्म के लिए। यूनिक कल्चर डिमांड्स टू रिजल्टेड लाइक उत्तराखंड, तेलंगाना और तमिलनाडु, जिससे हमारा यूके अलग हुआ, जिससे हमारा तमिलनाडु तेलंगाना अलग हुआ, जिससे हमारा तमिलनाडु बात करता है रिलेटेड टू हमारा अलग होने की। रिगार्डिंग नॉट टू एक्सेप्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज रेदर देन प्रमोटिंग देयर ओन लैंग्वेज और लोकल कल्चर। कल्चर रिवाइटलिज्म, कल्चर रिवाइवल होना। इन मॉडर्न एरा रीजनलिज्म अकर बिकॉज ऑफ ह्यूमनाइजेशन टेंडेंसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो रीजनलिज्म हो ही क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ ह्यूमनाइजेशन टेंडेंसी ऑफ, जिससे हमारा कहीं ना कहीं रीजनलिज्म क्या है? रीजनलिज्म क्या चाह रहा है? रीजनलिज्म प्लुरैलिटी चाह रहा है, मगर ग्लोबलाइजेशन चाह रहा है हमारा ह्यूमनाइजेशन करना, कि सभी को भाई इंग्लिश ही लैंग्वेज पढ़नी है, ठीक है, सभी को पिज़्ज़ा बर्गर ही अच्छा लग रहा था वही खाओ, अपना लोकल दाल बाटी चूरमा भूल जाओ। और सेम ऐसे सिचुएशन के अंदर जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि भाई तुम कड़ी चावल मत खाओ, तुम राजमा चावल मत खाओ, राइट? तुम
वो हायर दिल्ली टाइप्स की सिटीज़ में क्या प्रमोट कर रहा है, वो मोमोज प्रमोट कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है हमारा पिज़्ज़ाज़, वो बर्गर को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, वो पास्ता, वो भी वाइट सॉस वाला। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कल्चर ह्यूमनाइजेशन, इंग्लिश लैंग्वेज से आप समझ रहे होंगे, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन से ह्यूमनाइजेशन, जो कहीं ना कहीं लोकल कल्चर को के लिए घातक है बहुत ज़्यादा। नाउ आ जाता है इनसाइडर एंड आउटसाइडर कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर आता है हमारा सन ऑफ साइल मूवमेंट इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु स्पीक हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, द्रविडियन मूवमेंट इन तमिलनाडु। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के तौर में द्रविडियन मूवमेंट होता है तमिलनाडु में और सन ऑफ साइल मूवमेंट इन द महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ समथिंग रिलेटेड टू इनसाइडर एंड आउटसाइडर। वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू तमिलनाडु, तो उन्होंने देखा कि भाई वे ढंग से बात भी नहीं करते तमिलनाडु रीजन में बिकॉज ऑफ दे आर नॉट टॉकिंग हिंदी, वो लोकल भाषा में अपने जवाब देंगे। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू देयर लैंग्वेज, दे आर वेरी फ्रेजाइल टू देयर लैंग्वेज। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, जहाँ कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी के लिए एक तरह से क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है, नॉट ओनली इन तमिलनाडु बट इन द महाराष्ट्र टू। बहुत सारे केसेस आप न्यूज़ में देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, समझ में आ रहा होगा। कल्चर आइडेंटिटी फेज रिलेटेड टू डेप्राइवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड अनइवन डेवलपमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल कल्चर आइडेंटिटी कहीं ना कहीं ये भी होता है कि डिमांड हो रहा है रीजनलिज्म के लिए बिकॉज ऑफ बुंदेलखंड रीजन जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है ज़्यादा। सेम यही इशू हुआ था हमारा सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से तेलंगाना अलग हो गया था, राइट। तो कुछ अदर आइडियोलॉजीज भी हैं जो कि हमारे रीजनलिज्म को प्रमोट करती हैं, लाइक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी इम्पोज हो जाना, लैंग्वेज कल्चर पैटर्न्स ड्यू टू पॉलिटिकल पार्टी, रीजनलिज्म इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सेम वही मैंने आपको बता दिया, बुंदेलखंड रीजन, तेलंगाना रीजन, विदर्भा रीजन द महाराष्ट्र, द महाराष्ट्र। कंटिन्यू नेग्लिजेंस ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन बाय रूलिंग पार्टी, कि रूलिंग पार्टी द्वारा लगातार किसी रीजन को ना ध्यान देना सॉरी, लाइक झारखंड एंड छत्तीसगढ़। पॉलिटिकल डोमिनेंस होना, डीएमके, अकाली दल, जस्टिस पार्टी, बीएसपी, तो ये सारा पॉलिटिकल डोमिनेंस होना। डिमांड ऑफ बेटर गवर्नेंस, डेवलपमेंट पॉलिसी लाना, प्रमोटिंग सेंस ऑफ प्राइड इन कनेक्टिंग वंस रूट टू देयर ओन कल्चर। तो बात घूम फिर के क्या होती है कि जो कल्चर एजर्टिवनेस है ये कहीं ना कहीं एक मेन कॉज बनता जा रहा है रीजनलिज्म के लिए, क्योंकि कल्चर एजर्टिवनेस क्या करता है, इट अलाउ करता है टू पीपल टू एक्सप्रेस एंड प्रोटेक्ट देयर रिलीजन्स, कल्चर आइडेंटिटी, देयर कस्टम्स, नॉर्म्स, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज, देयर लोकल कल्चर एंड सो ऑन। तो इसी का एक छोटा सा मैंने देख लिया, आप इसको बहुत ईजिली कि डायग्राम बना के भी आप दिखा सकते हो कि ये वाला रीजन दिस इज़ फॉर इथनिसिटी, ये वाला रीजन फॉर विदर्भा रीजन फॉर गणपति फेस्टिवल वाला, दिस रीजन फॉर द डेवलपमेंट इशू इन द तेलंगाना और बॉर्डरलैंड वाला एरिया, स्क्वायर होकर के बॉर्डरलैंड वाला एरिया इन यूपी, बिटवीन यूपी एंड एमपी। सेम इनसाइडर एंड आउटसाइडर वाला रीजन यहाँ पर हमारा कहाँ पर, तमिलनाडु, सन ऑफ सॉइल इन द महाराष्ट्र, द्रविडियन मूवमेंट इन तमिलनाडु, रीजनल फंडामेंटलिस्ट। सेम अदर कुछ हैं जैसे पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए, और बेटर गवर्नेंस, प्रमोट सेंस ऑफ प्राइड। तो दीज आर ऑल थिंग्स विच आर रिलेटेड टू रीजनलिज्म एंड दैट कैन प्रमोट रीजनलिज्म थ्रू देयर कल्चर assertiveness, that the people are more fragile to their culture sometimes or may cause regionalism too। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनलिज्म। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब उसके पार्ट्स देख लेंगे, क्या पढ़ते हैं चलो। इट इज़ आर्ग्यू दैट सम दैट रीजनलिज्म इज थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रिटी। पहला, हाउ रीजनलिज्म इज थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रिटी वाइल अदर इज कंसिडर एज हाईली इंपैक्टफुल टूल इन फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कमेंट करनी है। तो इसके क्वेश्चन के दो पार्ट बन गए कि फर्स्ट इज बताना है कि रीजनलिज्म इज थ्रेट टू नेशनल आइडेंटिटी कैसे है, रीजनलिज्म इज थ्रेट टू नेशनल आइडेंटिटी कैसे। दूसरा, रीजनलिज्म कैसे रीजनलिज्म कंसिडर करता है हाईली इंपैक्टफुल टूल इन द फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कैसे रीजनलिज्म इंपैक्टफुल टूल है फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, कैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, वो देख लेंगे। आ जाओ पढ़ लेते हैं। रीजनलिज्म की डेफिनेशन बता दी थी, पढ़ लेते हैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है।
Regionalism is an idea refers to the strong attachment to the peoples, to their religion, language, culture, resulted in political movement, greater movement and separatism. ठीक है, पता नहीं ग्रेटर मूवमेंट क्यों लिखा, बट कोई नहीं, पॉलिटिकल मूवमेंट एंड सेपरेटिज्म। सेम यहीं पर हम इसके लिए एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ चैलेंजेस रीजनलिज्म प्रमोट डाइवर्सिटी एंड कंट्रीब्यूट टू द वाइब्रेंट कल्चर इंडिया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि रीजनलिज्म बेसिकली बात हमारा मल्टीकल्चरलिज्म या प्लूरिज्म की ही बात करता है। तो चैलेंजेस होने के बाद भी रीजनलिज्म कहीं ना कहीं हमारा कल्चर एजर्टिवनेस को प्रमोट करता है। देखो बहुत सिंपल है, देखो आपको बस इतना याद करना है, जो भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, क्योंकि उसके जो की पॉइंट्स होते हैं लाइक कल्चर एजर्टिवनेस, मैंने पुराने इसमें बताया था आपको कि ऑब्सिक्वेंटरिज्म और भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, जो क्वेश्चन से ही आपको बहुत बेनिफिट दे देंगे। तो जो कहीं ना कहीं आपके इंट्रो कंक्लूजन में पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगेगा, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, इवन वो यूपीएससी की ही वोकेबलरी है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट बहुत देगी। तो डिस्पाइट ऑफ चैलेंजेस रीजनलिज्म प्रमोट डाइवर्सिटी एंड कंट्रीब्यूट टू द वाइब्रेंट कल्चर ऑफ इंडिया। राइट, चलो कंक्लूजन में इसको लिख देंगे। अब देखो रीजनलिज्म थ्रेट टू नेशनल आइडेंटिटी, कि कैसे रीजनलिज्म थ्रेट है नेशनल आइडेंटिटी के लिए। तो इतने सारे हमने पॉइंट देख लिए, अगर हम बार बार यही गाते रहेंगे, अपनी अपनी लैंग्वेज गाते रहेंगे, अपना ही कल्चर गाते रहेंगे, तो नेशनल आइडेंटिटी कहाँ जाएगी, वो तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। तो सेम यहाँ पर आता है, पहला आता है सेपरेटिज्म, जहाँ पर एग्जाम्पल आता है हमारा डिमांड ऑफ सेपरेट होने की बात हो रही है, बॉर्डरलैंड असम, बुंदेलखंड स्टेट इन द यूपी एमपी, गोरखलैंड नेपाल, ये रीजन के आसपास, पीपल इन वेस्ट बंगाल। सेसेशनिस्ट मूवमेंट होना रिजल्ट इन थ्रेटनिंग टू नेशनल आइडेंटिटी, लाइक डिमांड ऑफ खलिस्तान इन पंजाब, जम्मू कश्मीर सेपरेट स्टेट, मिजो नेशनल फ्रंट नॉर्थ ईस्ट रीजन, जहाँ पर हमारा अभी हमने बात करी थी मेती एंड कुकी ट्राइब, जो हमारा पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पर, नागालैंड सोशलिस्ट। सुप्रा रीजनलिज्म, जहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टेट जॉइन हैंड टू टेक कम हैंड टू इशू द म्यूचुअल इंटरेस्ट, प्रोटेस्ट साउथ इंडियन स्टेट्स अगेंस्ट द 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, कहीं ना कहीं सारे स्टेट मिलकर नेशनल सेंटर के अगेंस्ट हो रहे हैं रिगार्डिंग 15th फाइनेंस कमीशन। इंटर स्टेट रीजनलिज्म हो जाना, लाइक रिलेटेड टू द वाटर डिस्प्यूट बिकॉज ऑफ सो रिसोर्सेज कंटेंट वाटर बॉर्डर एंड कल्चर डोमिनेंस को बढ़ाना। महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट होना, डिमांड ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी लाइक डीएमके इन द तमिलनाडु, असम घाना परिषद, अकाली दल इन पंजाब, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होना, कल्चर फ्रेगमेंटेशन होना, ठीक, गोरखालैंड, ये सब एग्जाम्पल हैं। अब देखो इसमें बेहतर मार्क्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप सीधा बना सकते हैं हमारा डायग्राम। ठीक, डायग्राम से आपके इतने जो लिखा हुआ है देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे मार्क्स मिल जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर सेपरेटिज्म और कल्चर फ्रेगमेंटेशन की हो रही है, सेशनिस्ट मूवमेंट हो रहा है पंजाब और हमारा जम्मू कश्मीर में, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है हमारे ये महाराष्ट्र वाले रीजन के आसपास, साउदर्न स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे, इंटर स्टेट रीजनलिज्म, रिवर डिस्प्यूट है कावेरी रिवर का, सुप्रा रीजनलिज्म है, कल्चर लैंग्वेज और द्रविडियन लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारा रीजनलिज्म को क्रिएट करते हैं। फिर आता हमारा रीजनलिज्म इज कंसिडर एज हाईली इम्पैक्टफुल टूल इन फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हाउ रिप्रेजेंटेशन द रीजनलिज्म हेल्प इन रिप्रेजेंटेशन इन डाइवर्स कम्युनिटी लाइक द्रविडियन मूवमेंट इन जस्टिस पार्टी मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एम्पावर करता है रीजनलिज्म टू लोकल कम्युनिटी टू बी गिवन बाय सपोर्ट द पॉलिटिकल सपोर्ट। तो रीजनलिज्म देखो पॉलिटिकल पावर रीजनलिज्म को एम्पावर करती है और उसको सपोर्ट देती है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम होता है बॉर्डरलैंड टेरिटरी काउंसिल इन असम बनता है। कल्चर प्रिजर्वेशन होना, मैथिली लैंग्वेज इन बिहार इज समथिंग विच इज़ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की वजह से हुआ। एड्रेसिंग नीड्स ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लाइक इन द बुंदेलखंड रीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसोर्स गवर्नेंस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो ऑलरेडी जितने भी ये चीज़ हैं हमने कहीं ना कहीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं कहाँ हमने पुराने क्वेश्चन के अंदर पढ़ लिए। तो रीजनलिज्म इज इंडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड। हाउ इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, वाई इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, क्योंकि डबल एज स्वॉर्ड क्या है कि रीजनलिज्म कहीं ना कहीं कल्चर एजर्टिवनेस को भी प्रमोट कर रहा है, जहाँ पर वो प्लूरिज्म की बात करता है, डाइवर्सिटी की बात करता है, कल्चर प्रिजर्वेशन की बात करता है, मगर कहीं ना कहीं वो क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो नेशनल आइडेंटिटी के अगेंस्ट भी है। ठीक है, तो रीजनलिज्म इज अ डबल एज स्वॉर्ड वाइल इट कैन बी अ थ्रेट टू नेशनल आइडेंटिटी।
इट ऑल्सो फॉस्टर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कल्चर डाइवर्सिटी। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंसिंग दिस डायनेमिक इज क्रूशियल फॉर इंडियन प्रोग्रेस। एक्नोलॉजिंग एक्नोलॉजिंग एक्नोलॉज एक्नॉलेज सॉरी एक्नॉलेज, कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है। एक्नॉलेज द रीजनल एस्पिरेशन फॉर मेंटेनिंग नेशनल कोहेशन, राइट। दूसरा कंक्लूजन ये भी ले सकते हैं कि प्रमोट डेवलपमेंट एज ए एंटीडोट, कि यहाँ पर हम ये एक तरह से वे फॉरवर्ड की तरह के शेप में ये हमारा कंक्लूजन है कि जो डेवलपमेंट कर दो लाइक बुंदेलखंड रीजन के अंदर, तेलंगाना वाले रीजन के अंदर या फिर तो ऑलरेडी एक तरह से जो सोशल इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की वजह से हमारा रीजनलिज्म क्रिएट हो रहा है वो नहीं होगा। तो एंटीडोट की तरह काम करेगा डेवलपमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ करो, रिड्यूस इकोनॉमिक इनक्वालिटी कर दो, विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास दो। सबका साथ सबका विकास हमने पहले भी पढ़ा था कि सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जब पहले क्वेश्चन पढ़े थे उसमें ही पढ़ा था। मैंने आपको बोला था कि ये वर्ड कहीं ना कहीं आपका करंट का है और ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, इसको याद रख लेना। तो सेम सबका साथ सबका विकास। दूसरा क्या याद रख लेना, डबल एस स्वॉर्ड याद रख लेना कि ये कहीं ना कहीं हमेशा जहाँ पर भी एक उसको पॉजिटिव हो एक कहीं पर नेगेटिव हो तो ये एक तरह से हमारा डबल एस स्वॉर्ड उसमें लग फिट हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास फिट हो जाएगा। चलो अभी एक और चीज़ इसका देख लेते हैं कि मैंने कम्युनलिज्म के लिए आपको एक कीवर्ड दे दिया था बट रीजनलिज्म के लिए नहीं दिया, तो रीजनलिज्म के लिए भी दे देता हूँ। एक ही है, ज़्यादा नहीं है, कि वैसे तो याद रहेगा ही, अगर ना रहे तो कॉज ऑफ रीजनलिज्म क्या है। कॉज ऑफ रीजनलिज्म है पहला PHYSICAL फिजिकल। एस हमारा पॉलिटिकल नेग्लिजेंस, जो कि हमारा सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करना, वही कहीं ना कहीं हमारा कॉज ऑफ रीजनलिज्म है, सेंट्रलाइजेशन ना कि डिसेंट्रलाइज करना। दूसरा हिस्टोरिकल आइसोलेशन, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स कि जो हिस्टोरिकल आइसोलेशन या फिर प्रिंसली स्टेट्स था उनके मन में है कि हम इनसे अलग रहें। दूसरा फिर आता हमारा सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटी बिटवीन सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटी इन्फ्लुएंसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस पॉलिसी। यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इन्फ्लुएंस होती है। यहाँ पर आ जाता है हमारा काउंटर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो लैंग्वेज इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। सिर्फ यहाँ पर भी आता हमारा लैक ऑफ इमर्जिंग इंटीग्रेशन, लैक ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन, कि इमोशनल इंटीग्रेशन ना होना, राइट। चलो फिर आता हमारा कि रीजनलिज्म होगा तो इसके इम्पैक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे, इसके इम्पैक्ट्स होंगे वो लिख लो, वो होंगे FIND फाइंड पीस। इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इसके इम्पैक्ट्स होंगे कहीं ना कहीं हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं सही से काम नहीं करेगा, फेडरल टेंशन होगी स्टेट एंड सेंटर के बीच में, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन थ्रेटेंड होगी, डेवलपमेंट इम्बैलेंस होगा, जहाँ पर हमारा वाटर डिस्प्यूट होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट होगा, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इम्बैलेंस होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी होगी, क्लैशेस क्रिएट होंगे, डेमोक्रेसी इरोजन होगी, यानी कि इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी। तो फाइंड से फेडरलिज्म, आई से इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल थ्रेटेंड, डेवलपमेंट हार्म वो होगा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमी से रिलेटेड हमारा अकाउंट इसे क्या था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर आता हमारा क्लैशेज होंगे और इसे हमारे इरोजन ऑफ द डेमोक्रेसी होगा। तो आपको दो चीज़ याद रख लेनी है, फिजिकल, दूसरा फाइंड द, ये रीजनलिज्म के लिए हमारा फिजिकल, फाइंड पीस। दूसरा कम्युनलिज्म के लिए एक ही वर्ड याद रखना था, वो था हमारा हंगरी, सॉरी हिस्ट्री, हिस्ट्री को याद रख लेना। और जब आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे आपको शायद ये याद करने की जरूरत ना पड़े, बट आपको जैसे H है हिस्ट्री से हमेशा पॉलिटिकल याद आ जाता है, आई से हमारा इनक्वालिटी याद आ जाता है, सोशल से सोशल वाला पार्ट याद आ जाता है, तो ये उससे थोड़ा रिलेट हो जाएगा और आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट दे देगा। मूव करें तो नाउ रीजनलिज्म का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बाइंड अप करते हैं इसको।
इलुसिडेट द फैक्टर रिवन फॉर री इमर्जेंस ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, इंडियाज़ पॉलिटिकल एंड सोशल स्फेयर, कि इंडिया के पॉलिटिकल और सोशल स्फेयर के अंदर जो ऐसे फैक्टर्स बताओ जो रीजनलिज्म को दोबारा री इमर्ज कर रहे हो। कुछ ऐसी पॉलिसी बताओ जो रीजनल एस्पिरेशन को बढ़ावा दे रही हैं फॉर द ओवर रीचिंग नेशनल गोल्स को पूरा करने के लिए। तो दो ऑलरेडी पहले तो ये वाला पार्ट आ गया कि पॉलिटिकल री इमर्जेंस कैसे हो रहा है और सोशल स्फेयर में री इमर्जेंस कैसे हो रहा है। तीसरा पार्ट आ जाएगा हमारा कि कौन कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट ला रही है ताकि नेशनल गोल्स को मीटअप कर सके। तो फैक्टर ड्रिवन री इमर्जेंस जो दोबारा इमरजेंस हो रहे हैं वो कुछ कारण रीजनलिज्म के लिए देख लेते हैं। कुछ पॉलिटिकल स्पेयर है जैसे हमारा सेशनिस्ट अकाली दल ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। फेडरल स्ट्रक्चर वेस्ट बंगाल इन अपोजिट अगेंस्ट जीएसटी। रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम होना, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, या हाँ जीएसटी भी बात कर सकते हैं। इकोनॉमिक इम्बैलेंस इन द वेरियस रीजनल फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म, इकोनॉमिक इम्बैलेंस होना। पॉलिटिकल पावर गेन के लिए लाइक NSCN और NSCN मुहिबा गुट और NSCN खापलांग गुट, और गुट मतलब ग्रुप, राइट, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में। NSCN मुहिबा गुट यानी कि ग्रुप, पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नेट पे सर्च मारना है इसके बारे में। खापलांग एंड मुहिबा। तो सेशनिस्ट मूवमेंट यहाँ पर है कहीं ना कहीं, ये पंजाब के आसपास पॉलिटिकल गेन के लिए इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इकोनॉमिक इम्बैलेंस और रीजनल, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है। तो सोशल स्फेयर में कहाँ है, सोशल स्फेयर में तो आपको पता ही है क्या होगा, लैंग्वेज और कल्चर है, माइग्रेशन प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, ग्लोबलाइजेशन मॉडर्निटी जहाँ पर कल्चर ह्यूमनाइजेशन की बात होती जा रही है, न्यू एरा, ठीक है, जहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है, ये दिल्ली से यहाँ पर, यूपी बिहार से यहाँ पर, मीडिया इन्फ्लुएंस हो रहा है बिकॉज ऑफ तमिलनाडु, ग्लोबलाइजेशन का इन्फ्लुएंस हो रहा है, लैंग्वेज कल्चर का इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा सोशल स्फेयर के अंदर कैसे रीजनलिज्म प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर बढ़ावा मिल रहा है उसे। फिर आता है हमारा पॉलिसीज टू हार्मोनाइज रीजनल एस्पिरेशन विथ ओवररीचिंग नेशनल गोल्स। तो विथ अचीविंग नेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए हमारा क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई है, जैसे कि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज कर रही है पावर को डिवीजन करने के लिए। जो हमने बोला था ना कि कॉज ऑफ रीजनलिज्म इज़ वन ऑफ द फेडरल विच इज सेंट्रलाइजेशन, तो उसको कम करने के लिए हमारा क्या कर रही है, डिसेंट्रलाइज कर रही है। जैसे केरला एक्सपेरिमेंट विद डिसेंट्रलाइजेशन पेनिंग पावर लोकल बॉडीज़ को उसने डिसेंट्रलाइज पावर दी है। रिसोर्स शेयरिंग फ्रेमवर्क यानी कि जीएसटी के थ्रू रिसोर्स शेयरिंग फ्रेमवर्क। लैंग्वेज पॉलिसी लाइक 3 लैंग्वेज फार्मूला इन NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इकोनॉमिक जोन्स बने लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन टी इंडस्ट्री इन द आसाम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द बैंगलोर। कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सारे याद होने चाहिए, ये एग्जाम्पल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना एग्जाम्पल के आपको कुछ नहीं होगा, ये याद रख लेना, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे भी एग्जाम्पल के लिए हमने तो ये वाला कितना अच्छा डायग्राम बनाया है, ये वाला डायग्राम बनाया है, एग्जाम्पल तो वैसे याद हो जाने वाले हैं, मगर इसके लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, GST, केरला मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, 3 लैंग्वेज फार्मूला फॉर NEP, सीजनल टीम इंडस्ट्रियल आसाम बैंगलोर वगैरह में स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो रहे हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी है, लाइक माई गवर्नमेंट ऐप या प्लेटफॉर्म, वोकर फॉर लोकल, बैलेंस रीजनल कम्युनिकेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, हमने रीजनलिज्म पढ़ चुका है और एक टाइम पे हमने सारा सारा कर लिया। तो आई थिंक एक वुमेन का टॉपिक है, अभी करें कल करें, देखो छोटा सा टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है, मुझे लगता है कि अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि कल जो वुमेन के इश्यूज़ आएंगे वो बहुत काफ़ी लंबे हैं और काफ़ी आगे तक चलेंगे, तो उसको एक बार में ही ख़त्म कर लेंगे। तो चलो कर ही लेते हैं, ठीक है, आज स्टार्ट हो जाएगा तो कल वुमेन पूरा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है। वुमेन, वाई डू सम ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन ऑफ इंडिया हैविंग एन एडवर्स सेक्स रेशियो फॉर वुमेन, कि इंडिया के बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस यानी कि बहुत अच्छे एरिया के अंदर भी एडवर्स सेक्स रेशियो क्यों है, लाइक जहाँ पर अच्छा खासा हरियाणा है, पंजाब है, फिर भी वहाँ पर सेक्स रेशियो क्यों है, दे आर मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट्स ऑफ इंडिया। गिव योर आर्ग्यूमेंट, इसके ऊपर आप अपना आर्ग्यूमेंट बताओ। तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न बताओ, ठीक है। तो सेक्स रेशियो मेजर द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स ऐसे नापी जाती है। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम डिक्लाइन द सेक्स रेशियो इन इंडिया फॉर मोर देन अ सेंचुरी से सेक्स रेशियो डिक्रीज होते हुए देखा जा रहा है। सम ऑफ द प्रॉस्पेरस रीजन ऑफ इंडिया हैविंग अ एडवर्स सेक्स रेशियो, कुछ का एडवर्स सेक्स रेशियो है, जैसे हमको सभी को पता है नॉर्मल, इसमें से कुछ नई बात नहीं है, जैसे कि हरियाणा जिसमें लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है 793 के अंदर, ओनली स्टेट जो जिसके अंदर बिलो 800 है, फॉलोड बाय पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, यूके एंड हिमाचल प्रदेश। लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द मोस्ट ऑफ द प्रॉस्पेरस रीजन्स लाइक महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। रीज़न क्या है, रीज़न बिकॉज ऑफ, देखो इस क्वेश्चन को याद करने के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं एक ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, उसको मैं फॉलो करता हूँ।
जैसे कि देखो, वुमन बचपन से, इवन गर्भ से ही उसको एज अ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है इन द रिगार्डिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से प्रॉब्लम, जैसे पहला बच्चा है, गर्भ में है, यहीं से हमारा पहला चाइल्ड अबॉर्शन, अभी तक तो आया भी नहीं है फिर भी पहले चाइल्ड अबॉर्शन। जब बाहर आ गया तो हमारा फीमेल फीटिसाइड कर दिया, फीमेल इन्फेंटिसाइड कर दिया, बच्चे बच्चे में ही उसको मार दिया। फिर थोड़ा सा बच्चे में मार दिया बिकॉज ऑफ क्या है, हमारा बॉय प्रेफरेंस है, क्यों मारती है, बॉय प्रेफरेंस है। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो क्या करने लग गए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए कि भाई तू घर पे ही रह, बाहर नहीं जा सकती, यहाँ नहीं घूम सकती, वहाँ नहीं घूम सकती। फिर क्या हुआ कि फिर क्या कर दी, शादी कर दी। शादी कर दी तो घूम फिर के डाउरी आ गई, डाउरी आ गई, मैरिज में डाउरी ले लिया। ठीक है, अब डाउरी आ गई तो ये क्या है, किस समाज में फंस गई, वो पैट्रियार्कल समाज में फंस गई, पैट्रियार्कल समाज में फंस गई। और ऐसे सिचुएशन के अंदर जब बचपन में उसकी शादी कर जाती है, ना उसको एजुकेशन दी जाती है ढंग से, ना उसको, और उसको समान बना दिया जाता है एक तरह से फैमिली को बढ़ाने के लिए, बस एज अ मशीनरी ट्रीट किया जाता है। समझ में आया? तो चाइल्ड अबॉर्शन, सबसे पहले कहाँ पर, चाइल्ड अबॉर्शन, फीमेल फिटिसाइड, बॉय प्रेफरेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डाउरी आफ्टर ड्यूरिंग मैरिज, पेट्रियार्कल माइंडसेट, और हमारा, और क्या बताया था हमने, एजुकेशन नहीं दी जाती है। तो कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हो गए, बहुत इजीली 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, हो गया हमारा काम। और सबके लिए हमने थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स लिख दी। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है हमारा। तो चाइल्ड अबॉर्शन हमने पढ़ा ही था, फीमेल इंटिफेंटिसाइड हमने पढ़ा था, हाई प्रेफरेंस ऑफ सन हमने पढ़ा था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा था। इन रूरल एरिया हरियाणा और पंजाब के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ लिवलीहुड इज एग्रीकल्चर, बॉय आर कैपेबल फॉर इथिकल डिमांडिंग लेबर। ये सॉरी फिजिकल लिखा है, इथिकल कहाँ से हो जाएगा, फिजिकल, PHYSICL, फिजिकल डिमांडिंग लेबर, फिजिकल डिमांडिंग लेबर। मैरिज कर देना, उसमें डाउरी ले लेना, पेट्रियार्की समाज, वेरियस कल्चर एंड रिलीजियस बिलीफ कि फैमिली लीनियज को चलाओगे, लाइक प्रॉब्लम कि गॉडेस ऑफ होम, और इसके नाम पर आपको घर के अंदर कैद कर दिया जाता है। एजुकेशन, लो लेवल ऑफ एजुकेशन देना, अवेयरनेस अबाउट, ठीक है, प्रॉस्पेरस एंड वेल्दी पीपल टेक हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू डिटरमाइन द सेक्स, डिटरमाइन करते हैं। तो हाउ एवर एज पर द NFHS रिपोर्ट, सेक्स रेशियो इन इंडिया इज 1020, विच इज़ अ मेजर फॉर्म ऑफ द पार्ट। अब ये तो नॉर्मल, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट ये एज ए यूज़ के लिए लगाया गया कि अगर फ्यूचर में कभी सेक्स रेशियो से क्वेश्चन आए तो हम इसको इंट्रो में यूज़ कर दें या कहीं और चीज़ में यूज़ कर दें। तो यहाँ पर कंक्लूजन आ जाता है कि एडवर्स चाइल्ड सेक्स रेशियो की वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ पर, हमारे ग्रोइंग इकोनॉमी पर और फ्यूचर पर, क्योंकि गर्ल्स आर लिंक्ड विद आर लाइक अ गुड कैपिटल, कि गुड कैपिटल यहाँ पर जो बात करी गई है वो एज इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी के टर्म्स में बात करी गई है, कि वो एज अ नेशनल के लिए एक तरह से इकोनॉमी का सपोर्ट बन सकते हैं, जो कि हमारा कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू मीट इंडिया बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो कि हमारा एक विजन है। तो उससे क्या होगा, हमारा एजुकेशन, प्रमोट अवेयरनेस, कंपेन, डाउरी इन सपोर्ट आना पड़ेगा, क्रिएट अ फीमेल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, अब सिंपल है, मैंने समझा दिया है, करंट का रिलेवेंस भी दे दिया है कि थ्रू कंक्लूजन कैसे लिखना है, थ्रू बिकमिंग इंडिया वुमेन पार्टिसिपेशन द इकोनॉमी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मीट द डिमांड ऑफ इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, राइट। तो हमने आज कर लिया है हमने कम्युनलिज्म, हमने कर लिया है रीजनलिज्म, और एक क्वेश्चन कर लिया है वुमेन का। और कल हम कंप्लीट वुमेन इश्यूज से रिलेटेड, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, उससे हम पूरा कर लेंगे, राइट। तो ज़्यादा दिन नहीं है, 3 दिन शायद मैक्सिमम इसके लिए और लगेंगे, और आपका कंप्लीट हो जाएगा PYQ ऑफ UPSC प्लस उसका स्टैटिक। आप फिर इसी को बार बार रिपीट करना है और आप गुड टू गो, आप कंप्लीट रेडी हो जाओगे सोसाइटी के लिए। और लास्ट में एक 10 या 15 क्वेश्चन का सिर्फ सोसाइटी का टेस्ट दे देना, एक हफ्ते के अंदर आपकी सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट में हम वुमेन इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं कल,
थैंक यू सो मच।